बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा सेकंड सेशन है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, और इसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें डेफिनेशंस से कंटिन्यू किया था और उसको हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। होप्स हो कि आपके सामने मैं नहीं आ रहा। तो आज के ट्यूटोरियल से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, और जिसमें डेफिनेटली एक टीचर की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि उसके स्टूडेंट्स सक्सेस हासिल करें। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये बोझल लगेगा, लेकिन आपको एक बात बताएं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो होता है बड़ा एक रीज़नेबल होता है, मैच्योर पेपर होता है। उसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह आउट ऑफ कोर्स चीज़ें नहीं डाली जाती। जो आपके आउटलाइन दी गई होती हैं उसी के अंदर ही रह के चलना होता है, और बेस करता है कि आपके कितने कंसेप्ट अच्छे हैं। मैंने 2016 में आई होप्स हो कि इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट आई थी 2015 में, और 2016 में इसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था। उस वक्त मैंने ICMA मेरा चल रहा था, तो उसमें मैंने अपीयर हुआ था। चूँकि मेरा टैक्स के साथ सब्जेक्ट के साथ काफ़ी ग्रिप थी, हम उस वक्त जो बुक हमें रिकमेंडेड थी सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की थी, अच्छी बुक लिखी हुई है। जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि जब चीज़ों को आप थारोली आउटलाइन के मुताबिक कवर करते हैं विद कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट होना चाहिए। समटाइम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो उसमें आप जाके रुक जाते हो। बुक पढ़ने से क्या है कि एक एस्पिरेंट भले उसने MBA किया हुआ है और ACCA वगैरह किया हुआ है और वो पढ़ रहा है, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस उस वक्त तक नहीं आता जब टीचर के मुंह से वो बात सुन ले। जब टीचर एक बात रिपीट करता है तो वो माइंड में एक एनग्रेव हो जाती है। तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो फ़ौरन से वो बात याद आ जाती है कि यहाँ पे ये बात की थी। हालांकि वो फ़ौरन सारी बातें याद नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक फ़ौरन से वो चीज़ें क्लिक हो जाती हैं। और मैं बताने लगा था उस वक्त मेरी जो जॉब में अप्लाई करने का 2000 जो जनरल रिक्रूटमेंट है, इसका इतना एक्सपीरियंस उस वक्त नहीं था, मैंने शुरू ही किया था। तो कंसेक्टिवली 5-6 टेस्ट मैंने थारोली उसी वक्त क्लियर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50+ टेस्ट जो है उनमें कॉल लेटर्स और आगे चल के शॉर्ट लिस्टिंग में गया हूँ। और फिर कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अपीयर होते हैं, और फिर उनके इंटरव्यू वगैरह में जाने की मुझे फिर इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। और जब भी इंटरव्यू में भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस हुई है। तो उसके भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, आप जेन्युइन रहें, रेशनल रहें। चले ये हमारे टॉपिक की बात है नहीं इस वक्त, तो मैं अगर सिर्फ इनलैंड रेवेन्यू की बात करूं तो उस वक्त मैंने आउटलाइन के मुताबिक सारी चीज़ें कवर करके गया था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ओपन मेरिट पे क्वालिफाई किया था। लेकिन मेरी साथ ही ज्वाइनिंग आ गई थी, जो यानी कि फ़ाइनल कॉल लेटर आ गया था फाइनल सिलेक्शन का। तो उस वक्त फिर मैं दोबारा इसके इंटरव्यू के लिए नहीं गया था, ओपन मेरिट में इसमें मैंने क्वालिफाई किया था उस वक्त। तो ठीक ठाक उसमें भी कंपटीशन था, उस वक्त भी 200-250-300 सीटें कहीं आई हुई थी, और 70,000+ लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। अब इस बार तो और भी ज़्यादा शायद स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो सेल्स टैक्स और आज का हमारा जो डेफिनेशंस का एरिया है वो एसोसिएट्स है। एसोसिएट्स आपने अक्सर शॉप्स पे लॉ की फर्म्स के पास जाएं, वहाँ पे भी एसोसिएट्स लिखा होता है, रियल इस्टेट एसोसिएट्स लिखा होता है। मतलब आपने कहीं जाएं तो किसी भी बिज़नेस के सामने, उसकी शॉप के सामने आप देखेंगे तो एसोसिएट्स वगैरह का वर्ड यूज़ किया गया होता है। तो एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है कि क्लोज रिलेशनशिप। अब फ़र्ज़ किया मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है या जो मेरी फील्ड है उसके रेलेवेंट यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सेम ऐसा बंदा आ जाए और हम दोनों आपस में ये एक कम्बिनेशन कर लें कि जी मैं जिस वक्त अवेलेबल नहीं हूँगा लेक्चर आपने देना है, तो मेरी जगह पे मेरे जैसा या मेरे से अच्छा जो वही काम कर सकता है और हम दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो तो उसका अल्टरनेटिव कंसीडर होता है। तो वहाँ पे एसोसिएशन बन जाती है। सम टाइम ट्रस्ट होती हैं, कई सारी डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो अपनी अपनी एसोसिएशंस बना लेते हैं। तो उनका भी मकसद होता है कि बिज़नेस को रन करना और एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करना। लेट्स सपोज एक फैमिलीज़ का है, एक क्राइम का है, एक इन्वेस्टिगेशन का जो एक्सपर्ट है, एक जो है जो टैक्सेशन की फील्ड का एक्सपर्ट है लॉयर,
वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उनके पास जो ही क्लाइंट आता है, एक फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करता है, और दूसरा जो है वो टैक्स के रेलिवेंट है। जब टैक्स वाला फैमिली वाले के पास जाएगा तो उनकी एसोसिएशन की वजह से वो क्लाइंट उनका अपना ही समझा जाता है, और वो उसको फ़ौरन जो है इंटरटेन कर लेते हैं। तो ये होती है कि कई सारी एक्सपर्टीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके और उसके बेहतर तरीके से फंक्शनिंग करना। अच्छा, ये एसोसिएट्स का जब हम पढ़ते होते थे तो काफ़ी जो है हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता होता था। डेफिनेशन इस पूरे लेक्चर में हमने इसी को कवर करना है, एसोसिएट्स को। तो इस पे आपने फोकस करना है। ये ऐसी डेफिनेशन है जिसमें बंदा कंफ्यूज होता रहता है, लेकिन होप्स हो कि ये आपका लास्ट लेक्चर है जिसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसको वर्ड टू वर्ड भी हम पढ़ेंगे। तो एसोसिएशन एक तो ये हो गया उसका एलिमेंट कि हम एक जब मौजूद नहीं है तो दूसरा उसकी जगह पे वही काम करेगा। और या फिर थर्ड पार्टी हमें एक एसोसिएशन बना के दे देती है, एक फर्म बना के दे देती है, और दो बंदों को सेम एक्सपर्टीज़ के लोगों को बिठा देती है कि जी आप लोगों ने इसको मैनेज करना है। अब हम दोनों में से एक एम्प्लॉयर के नीचे हम दो काम कर रहे हैं, या फिर एक और एसोसिएट ही है लेकिन यानी कि वो हमारा थर्ड पार्टनर है, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। हमें उसने कहा कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों ने ये काम मैनेज करना है, तो भी हमारी एसोसिएशन हो गई। अब कई जगह पे एसोसिएशन नहीं भी होती, उसको एक्सक्लूड भी करना है। तो ये डेफिनेशन की जो थर्ड हमारी डेफिनेशन है, यानी कि सेक्शन 2 की सब सेक्शन 3 है, और इसको आपने 1 बाय 1 समझना भी है। सबसे पहले नंबर 1 जो है सब्जेक्ट टू सब क्लास 2। सब क्लास 2 नीचे अभी साथ ही नीचे लिखी हुई है। वे 2 पर्सन एसोसिएट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सच that one may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other। कि जब एक मौजूद नहीं होता तो दूसरे का जिस तरीके से इरादा होता है तो दूसरा पहला उसी की तरह ही काम करता है, या पहला मौजूद नहीं होता तो पहले का जो इरादा है दूसरा भी उसी तरह से ही काम करता है। तो ये क्या हो गया, यानी कि वन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। जो मौजूद होगा वो दूसरा जो गैर मौजूद है उसके मंशा मर्जी के हिसाब से ही चलेगा। और बोथ पर्सन्स मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द थर्ड पर्सन। कि एक तीसरा आदमी है, उसने हमें दो को हायर किया और हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि वो थर्ड पर्सन जो चाहता है हम दोनों उसी तरह से ही करें। तो ये क्या है, एसोसिएशन है, जब एक का नेमुल बदल दूसरा है। सेकंड में क्या है, 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट। दो अफराद जो हैं वो एसोसिएट नहीं होंगे सोनली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट 1 पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर। एक बंदा है, अब मैं यहाँ पे एक और टीचर को साथ रख लेता हूँ लेकिन उसको सैलरी पे रखता हूँ, वो मेरा क्या हो जाएगा, एज ए एम्प्लॉय काम करेगा। मेरी जगह पे आके वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो मेरा एसोसिएट ना हुआ बल्कि मेरा एम्प्लॉय है ऑफ द अदर। और बोथ ऑफ द पर्सन आर एम्प्लॉयज ऑफ द थर्ड पर्सन। या फिर मैं दो एम्प्लॉयज़ को रख लेता हूँ कि ये जो मैंने लेक्चर देना है इसके मुताबिक आपने ये वर्किंग करके मेरे लिए स्लाइड्स हैं, इनकी तैयारी, ये सारा जितना ऑपरेटर्स है इसको ऑपरेट करना है। आप दोनों को मैं रख रहा हूँ, इन दोनों में से एक अवेलेबल होना चाहिए। अब दोनों हैं एम्प्लॉय मेरे, लेकिन उनको मैंने रखा है और वो साथ में क्या काम करेंगे, एक नहीं है दूसरा उसकी जगह पे काम करेगा। वो दोनों एसोसिएट हो सकते हैं लेकिन मेरी उनके साथ एसोसिएशन नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इनका रिलेशनशिप आपस में एसोसिएट नहीं बनता। जो दो इक्वल लेवल पे एक ही मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं वो एसोसिएट होते हैं। नंबर 3 पे क्या है, विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ सब क्लास 1, यानी कि एक परफॉर्म करेगा दूसरे के मुताबिक। ये हमने सब पार्ट 1 में पढ़ा है। एंड सब्जेक्ट टू सब क्लास 4 द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएटेड, शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स, नेमली कि इनके मुताबिक जो पहली डेफिनेशन की जनरलिटी है और इसके फर्दर चौथा जो पार्ट है उसके मुताबिक ये मतलब जो है ये एसोसिएट्स कहलाएंगे। कौन कौन से, नंबर 1, नंबर ए बल्कि एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, कि मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी सिस्टर है, वो मेरे एसोसिएट काउंट होंगे। मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर साथ हम टीचर्स जो मिल गए और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और उनमें से हर एक टीचर क्या है, एसोसिएट कहलाएगा। सी, ए मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द एसोसिएशन, यानी कि एक मेंबर भी और उसकी जो टोटल एसोसिएशन बनी है ये भी एसोसिएट्स कहलाएंगे। वेयर द मेंबर आइदर अलोन, कि एक मेंबर जो उसका अलोन अकेला, और टुगेदर विद द एसोसिएट और एसोसिएट्स,
यानी कि एक अकेला भी उस एसोसिएशन के लिए या फिर दूसरों के साथ मिल के अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन की एप्लीकेशन के मुताबिक वो क्या करते हैं, कंट्रोल 50% और मोर ऑफ द राइट्स टू इनकम और कैपिटल ऑफ द एसोसिएशन, के फ़र्ज़ के एक एसोसिएशन बनी, उसके नीचे 3-4 और भी एसोसिएट्स उसके हो गए। अब तीनों मिलके यानी कि 7 थे, उनमें से 3 मिलके जो क्या करते हैं 50% और मोर उनके जो राइट्स हैं इनकम या कैपिटल पे उस एसोसिएशन पे वो क्लेम करते हैं। तो फिर वो एसोसिएशन और 3 का वो ग्रुप ये आपस में एसोसिएट्स बन जाएंगे। डी, ए ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनी और ट्रस्ट का क्या होता है कि वेलफेयर होती है दूसरे लोगों के लिए, और उसमें कई सारे मेंबर्स ज्वाइन कर गए, यानी कि एक ट्रस्ट बनी कि मेडिकल या हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने देनी है या सैनिटेशन के पर्पज़ के लिए हमने एक ट्रस्ट बना ली, उसमें जितने मेंबर्स होंगे उनकी वो सारी की सर्विसेज देंगे। तो ये एक ट्रस्ट बनी और उस ट्रस्ट से जितना भी फ़ायदा उठाने वाले मेंबर्स होंगे वो भी एसोसिएट्स कहलाएंगे। फर्दर ई पार्ट है, ए शेयर होल्डर इन द कंपनी एंड द कंपनी, यानी कि एक शेयर होल्डर है दूसरा कंपनी है, दोनों अलग है। कंपनी की अपनी पहचान है, शेयर होल्डर की अपनी पहचान है। तो ये शेयर होल्डर अकेला भी हो सकता है, वेयर द शेयर होल्डर आइदर अलोन, यानी कि अकेला शेयर होल्डर भी हो सकता है या फिर विद एसोसिएट, यानी कि उसके साथ 2-3 एसोसिएशन कर लेते हैं शेयर होल्डर्स। फिर क्या करते हैं, और एसोसिएटेड अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन की एप्लीकेशन के मुताबिक 3 और थे लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं थे, उन्होंने मिलके फंड इकट्ठा किया, एक को शेयर होल्डर बना दिया, कंपनी है और अब एक शेयर होल्डर है और उसके साथ दूसरे भी एसोसिएट्स हैं। मकसद क्या है कि उन्होंने क्या करना है, क्लेम करना है उस कंपनी के ऊपर किस चीज़ पे, कंट्रोल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन, कि उन तीनों ने एक पर्सन को नॉमिनेट कर लिया कि आपने शेयर होल्डर बनना है इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करनी है, फंडिंग हम आपको करेंगे। अब 3 की एसोसिएशन बन गई, एक कंपनी है एक शेयर होल्डर है और ये तीनों बैक पे हैं, एक सामने है। अब वो क्या करते हैं 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी, वो तीनों मिलके कंपनी के अंदर वोटिंग पावर 50% या इससे ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। या फिर दूसरे नंबर पे 50% और मोर ऑफ द राइट टू डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड डिवाइड किया जाता है, यानी कि 1 लाख या 10 लाख डिविडेंड अनाउंसमेंट होती है, उसमें से 5 लाख वो तीनों जो हैं वो मिलके क्लेम कर लेते हैं, तो भी उनकी क्या होगी, ये एसोसिएट्स हो जाएंगे। किसके साथ, कंपनी के साथ। और वो तीसरे नंबर पे 50% और मोर ऑफ द राइट्स टू द कैपिटल, कि जो कैपिटल है उस कंपनी के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, लोगों ने अपना हिस्सा डाला है, उस हिस्से में से 50% उन तीनों का ही है और फ्रंट पे एक बंदा है, तो भी इस कंपनी की उसके साथ एसोसिएट्स बन जाएंगे, यानी कि वो कंपनी के एसोसिएट्स बन जाएंगे। एफ पॉइंट क्या है, 2 कंपनीज वेयर अ पर्सन आइदर अलोन आर टुगेदर विद दी एन एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर एन अदर एप्लीकेशन। एन अदर एप्लीकेशन का मतलब ये कि वो सामने एक है, बैक पे 3, 4, 5, 6, 7 का ग्रुप है। तो ये एप्लीकेशन है ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन्स, यानी कि 2 कंपनीज थी और उनके अंदर एक इन्वेस्टर ऐसा है, इस कंपनी ए में भी इन्वेस्टर है, बी में भी इन्वेस्टर है और उसके बैक में जो शेयर होल्डर है उसके और भी इन्वेस्टर्स हैं। अब क्या होगा, वो क्या करते हैं 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन बोथ कंपनीज, इन दोनों कंपनियों में उनकी वोटिंग पावर 50% या इससे ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे वही 50% और मोर ऑफ द राइट्स टू डिविडेंड इन द कंपनीज, दोनों कंपनियों में उनका 50% या 50% से ज़्यादा डिविडेंड पे क्लेम करने का राइट है। थर्ड है 50% और मोर ऑफ द राइट्स टू द कैपिटल इन बोथ कंपनीज, दोनों कंपनियों में उन जो कंपनियों का कैपिटल है उस पर उनका क्लेम है 50% या इससे ज़्यादा। चौथे नंबर पे 2% शैल नॉट बी एसोसिएट अंडर, ये चौथा हिस्सा आ गया। हमने यहाँ पे देखें, अगर आप इसी स्लाइड के यहाँ पे आए, तीसरा पार्ट को हम जब क्लियर स्टार्ट करने लगे थे तो उसने कहा था कि जनरलिटी जो है सब सेक्शन 1 की वो रहेगी। अब आपने साथ में सब क्लास 4 को देखना है, तो सब क्लास 4 पे अब हम जा रहे हैं। 2% शैल नॉट बी एसोसिएट अंडर द सब क्लास ए बी ऑफ पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 की ए बी हमने जो पढ़े थे उसमें क्या क्या था, यानी कि एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये क्या हैं, ये एसोसिएट्स होते हैं। अब यहाँ पे वो चौथे में जाके क्या कह रहा है सब पार्ट 4 में कि 2% शैल नॉट बी एसोसिएट्स अंडर सब क्लास ए और बी ऑफ द पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में हमने जो पढ़ा था वेयर द, यहाँ पे ये पैराग्राफ
यहाँ पे पैराग्राफ द 3। तो इसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट नाइदर पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर, कि अब जो इनकी एसोसिएशन बनी थी दो लोगों की या दो लोगों से ज़्यादा की, जो ए और बी के मुताबिक हमने पढ़े, वो कहता है कि जी जो कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू का, वो देखता है हकायक को और वो देखता है कि एक बंदे की, अब मैं इसकी बात करता हूँ कि कैसे वो कमिश्नर कहेगा ऑब्जेक्शन है। मैंने एक टीचर के साथ या दो टीचर्स के साथ एसोसिएशन बना ली, अब मैं टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं बिज़नेस का जानने वाला हूँ, पढ़ा हूँ, तो अब जो है मैं इस चीज़ को तो कवर कर सकता हूँ। अब मैंने एक एमए पॉलिटिकल साइंस का या एमएससी एमफिल पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में था, एक एमए या पीएचडी इंग्लिश में था, उनको साथ में एसोसिएशन पे रख लिया। अब हमने कहा जी हम एसोसिएट है, तो जब सामने किसी और प्रोफेसर के सामने या किसी जानने वाले के पास बात जाएगी कि टैक्स के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और टैक्स का एरिया इन्होंने कवर करना है और ये 3 एसोसिएट्स हैं, एक की फील्ड पॉलिटिकल साइंस है, एक इंग्लिश है और एक की बिजनेस है, तो फिर वो कहेगा कि ये तीनों एसोसिएट्स नहीं बनते। क्यों? अगर मैं इधर मौजूद नहीं हूँ तो वो टैक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, टैक्स के मामलात को हैंडल नहीं कर सकते, तो लिहाजा कमिश्नर जब सेटिस्फाई नहीं होगा इससे तो वो उसको हटा सकता है। इज़ सेटिस्फाइड दैट नाइदर पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर, कि जो ये बंदा चाहता है टैक्स के मामलात को, ये दूसरे उसके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर सकते या उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये एसोसिएशन नहीं है। 5वां, इन दिस क्लास रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स, जब हम रिश्तेदार की बात करते हैं कि वो कैसे एसोसिएट्स बनते हैं, तो रिलेटिव से मुराद क्या लिया जाता है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सबसे पहले मुझे आपने यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी, या अपने एंगल से भी सोच लें। एन एनसेस्टर, कि मेरे जितने अबाउ अजदाद हैं, मेरा बाप दादा या मेरा नाना और इनमें से जो हैं वो एंसेस्टर हो जाएंगे, वो अबाउ अजदाद, और डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, कि या फिर मेरे जो नाना नानी थे, दादा दादी थे, उनके जो दोते पोते जो थे या उनके थे, ये सारे मतलब कि उनकी बेटे बेटियों की जो औलाद है वो, यानी कि एक इंडिविजुअल मैं हूँ, मेरे एंसेस्टर यानी कि बाप दादा वो सारे वो भी मेरे रिलेटिव हैं, और मेरे बाप दादा को अगर लें तो उसके बेटे और उसकी बेटी, उसके जितने बच्चे हैं वो भी उसके रिलेटिव हो जाएंगे। और एन अडॉप्टेड चाइल्ड, किसी का बच्चा नहीं है वो अडॉप्ट कर लेता है, वो भी उसमें आ जाएगा। ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसका अडॉप्टेड चाइल्ड, एंसेस्टर, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, या फिर स्पाउस, जो एक औरत है उसका घर वाला खामन जो है उसका या फैमिली का सरबराह, उसको स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। फर्दर क्या है, एक माइनर जो होता है उसका जो एक होता है सरबराह होता है, उसको स्पाउस कहते हैं। बी क्या है, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लास ए, या जो ऊपर हमने बात की स्पाउस से मुराद है किसी इंडिविजुअल का, या फिर ऊपर जितने भी हमने नाम लिए उनमें से किसी का स्पाउस, तो ये सारे के सारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। अब इसकी इंसर्शन की गई है, 3A ऐड किया गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको AOB भी कहते हैं शॉर्टली। तो इसमें क्या क्या शामिल होती है, उसको रट्टा आपने लगा लेना है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है। एसोसिएट्स अलग अलग होते हैं और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अलग होती है। इंक्लूड ए फर्म, एक फर्म ऐसी कंपनी उसको जिसके अंदर 3-4 लोग मिलके उसको बना लेते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू में अक्सर ज़्यादातर क्या होता है कि वो पूरी फैमिली जॉइंट सिस्टम एक चल रहा होता है, तो उनमें से कोई अगर चाचे चचेर का बेटा भी है और उस अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का वो हिस्सा है, तो वो भी उसका एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आएगा, हालांकि वो रिलेटिव में नहीं आता। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा है। एनी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड एनी बॉडी ऑफ द पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, यानी कि कोई ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी जो कंपनी के अलावा किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक बनी हुई है, तो उसको भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। अब हमने 3 यहाँ पे चीज़ें देखी, एक तो फर्म है यानी कि पार्टनरशिप फर्म होती है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशियल कोई एक बॉडी है जो किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक है। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, ए फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल एक बॉडी जो होती है कंपनी के अलावा जो बनी होती है किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक। इसके बाद 3A है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी से मुराद
जो भी बैंकिंग टाइप बिजनेस, बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो बैंक में जमा करवाता है, जिसको ज़रूरत होती है वो बैंक से ले लेता है, वो दोनों को चार्ज करते हैं। और ये जो बैंकिंग कंपनी है, यानी कि इससे क्या मुराद है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, बैंकिंग कंपनी हो सकती है, एक बैंक भी हो सकता है, एक और फर्म भी हो सकती है जो बैंकिंग कंपनी का ही बिजनेस लेके चल रही हो। लेकिन डेफिनेशन का मयार आपको पता चलेगा बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक। मीन्स बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, और इसका ये 57 ऑफ 1962 को भी आप जाके पढ़ सकते हैं। एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी, ये कोई बॉडी भी हो सकती है, कारपोरेट विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान में बैंकिंग का बिजनेस करता है वो एक बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है, या फिर बैंकिंग यानी कारपोरेट भी हो सकती है जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करता हो या बैंकिंग का बिजनेस लेके चल रहा हो, तो उससे मुराद हम बैंकिंग कंपनी ही लेंगे। तो इसके अलावा आपको मज़ीद कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो कंसल्टेंसी के रेलिवेंट, वो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये था हमारा ट्यूटोरियल आज का, डेफिनेशंस हम कंटिन्यू लेके चलते रहेंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। एसोसिएट और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इसके अलावा बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन हमने डिटेल से पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।